अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स होते हैं कौन से, इनकी कैटेगरी क्या है और किस तरह करके इनको कैटेगराइज किया जाता है। और हम लोग जब जर्नल टारगेट करते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, कौन से जर्नल्स जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशरीज होते हैं, कौन से जर्नल से हमें अवॉइड करना चाहिए, अच्छी रैंकिंग के कौन से जर्नल्स होते हैं, वो हम लोग HSC रिकॉग्नाइज जो जर्नल्स हैं उनकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो जर्नल की एक लिस्ट जो है वो अपलोड करता है हर साल अपनी वेबसाइट पे, जिसमें कैटेगराइज किया जाता है रैंक के हिसाब से। जो सबसे अच्छे जर्नल्स हैं वो W कैटेगरी के जर्नल हैं, और जो सबसे बुरे जर्नल्स हैं वो Z कैटेगरी यानी Z या Z कैटेगरी सबसे लो पे है, और सबसे टॉप पे है वो W कैटेगरी। W के बाद जो नीचे कैटेगरी आती है वो X कैटेगरी है, फिर Y कैटेगरी है, और उसके बाद जो है वो Z कैटेगरी है। इसके अलावा ऐसे जर्नल जो किसी कैटेगरी में इनमें नहीं आते वो HSC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल नहीं होते। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स की, तो डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स वो जर्नल्स होते हैं जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स होते हैं। स्पेशली जो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट हर साल इंटरनेशनल साइंटिफिक जो कमेटी है वो एक जर्नल लिस्ट देती है। इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडेक्स हर साल जो है एक लिस्ट अपलोड करती है जिसे जर्नल साइटेशन रिपोर्ट कहा जाता है। ऐसे जर्नल जो इस जर्नल साइटेशन रिपोर्ट इंडेक्स में आते हैं वो डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स हैं। HSC उन जर्नल्स को जो JRC लिस्ट में आते हैं उनको डब्ल्यू कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, और सबसे अच्छे जर्नल ये होते हैं, ये इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स होते हैं। इनके बाद आते हैं एक्स कैटेगरी के जर्नल। एक्स कैटेगरी ऐसे जर्नल्स होते हैं जो होते तो बहुत अच्छे हैं बट ये इम्पैक्ट फैक्टर इनका नहीं होता। अच्छा, अब एक्स कैटेगरी जर्नल्स ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट्स ग्रुप जो है, एक्सपर्ट्स ग्रुप सर्टिफाई करते हैं कि ये जर्नल टॉप रैंकिंग जर्नल्स हैं सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंस में, मेडिकल में, उसके अलावा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, इंजीनियरिंग में। ऐसे जर्नल जिनको एक्सपर्ट्स एक पूरा एक्सपर्ट जो है वो रिव्यू करता है, वो HSC का भी हो सकता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का भी हो सकता है, जो हायर एजुकेशन कमीशन हायर करती है। ऐसे एक्सपर्ट्स ग्रुप जो सर्टिफाई करते हैं कि ये टॉप रैंकिंग जर्नल्स हैं, उनको जो है वो एक्स कैटेगरी जर्नल कहा जाता है। अब एक्स कैटेगरी जर्नल के अंदर कंडीशंस कौन कौन सी हैं? अच्छा, ये जर्नल्स नॉट हैविंग एन इम्पैक्ट फैक्टर, ऐसे जर्नल जिनका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता वो एक्स कैटेगरी जर्नल होंगे। फिर वेरीफाइड करता है HSC दैट दे मीट ऑल HSC जर्नल क्राइटेरिया। अच्छा, अब इनका जर्नल क्राइटेरिया ये होता है कि आपने जो है वो ब्लाइंड रिव्यू करवाना है, ऐसे एक्सपर्ट से आपने रिव्यू करवाना है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हों, आपके फील्ड के हों, और उसके अलावा उनको ये ना पता हो ये आर्टिकल किसका है। इवन आर्टिकल का टाइटल होता है और आर्टिकल होता है, दरमियान में से ऑथर नेम्स रिमूव करके जो है वो एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है। उन्हें पता ही नहीं होता ये आर्टिकल किसका, और वो रिव्यू करते हैं, वो अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हैं और जर्नल का स्कोप देखते हैं कि क्या इस जर्नल में ये आर्टिकल पब्लिश होगा या नहीं। ये स्कोप देखने के बाद जो है वो वेरीफाई करते हैं, और फिर जो है वो जर्नल कैटेगराइज होते हैं एक्स कैटेगरी में। अब एक्स कैटेगरी जर्नल्स का जो एक और भी है कि इस एक्स कैटेगरी जर्नल में एक रिव्यूअर यानी टोटल 3 रिव्यूअर इसमें होते हैं। एक रिव्यूअर ऐसा होता है जो इंटरनेशनल फॉरम से होता है, यानी वो अमेरिका से हो सकता है, वो USA से हो सकता है, यानी एडवांस कंट्रीज में से होगा जिनकी रिसर्च अच्छी है, एकेडमिकली एडवांस कंट्रीज। उनमें से एक एक्सपर्ट होगा जो उस आर्टिकल को रिव्यू करेगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया एक्स कैटेगरी का कि टोटल 3 रिव्यू आपने करवाने होते हैं, और तीनों के तीनों ब्लाइंड रिव्यू होते हैं। तीनों को ये नहीं पता होता कि आर्टिकल किसका है। उन्होंने जस्ट आर्टिकल टॉपिक के साथ देखना है, उसके ऊपर कमेंट्स लगाने हैं, सजेशन देनी है कि ये पब्लिकेशन के लिए कंसीडर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एक्स कैटेगरी ऐसे जर्नल्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर तो नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट ग्रुप सर्टिफाई करते हैं कि ये टॉप रैंकिंग जर्नल है, और इसमें आपने जो है वो एक इंटरनेशनल रिव्यूअर से आर्टिकल रिव्यू करवाना होता है, और इंटरनेशनल रिव्यूअर भी एडवांस कंट्री से होता है। इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी है वो वाई कैटेगरी है। तो वाई कैटेगरी भी एक्सपर्ट ऑफ ग्रुप जो है वो वेरीफाई करवाता है। इसमें भी सारा क्राइटेरिया अच्छे से का माना जाता है।
सिवाय जो एक एक्सपर्ट रिव्यू है, यानी वाई कैटेगरी में ये एक्सपर्ट से रिव्यू नहीं करवा रहे होते। बाकी जितना भी क्राइटेरिया यानी ब्लाइंड रिव्यू होगा, कमेंट्स लगेंगे, प्रॉपर सबमिशन होगी, फिर ड्यूरेशन होता है कि आपने जो है वो साल में एक एक बंदे का फर्स्ट ऑथर के साथ जो है वो नाम एक ही पेपर में पब्लिश करना है, एक से ज़्यादा आप उसके पेपर नहीं पब्लिश कर सकते। तो ये 2-4 क्राइटेरियाज होते हैं हर एचईसी की तरफ से जिनको मीट करना पड़ता है। तो वाई कैटेगरी और एक्स कैटेगरी में डिफरेंस यही है कि एक्स कैटेगरी में एक जो एक्सपर्ट होता है, एक एक्सपर्ट उसमें उसने रिव्यू करना होता है आर्टिकल को, और वाई कैटेगरी में जो है वो रिव्यू नहीं करता एक्सपर्ट, बाकी सारा का सारा सेम क्राइटेरिया होता है। जी कैटेगरी भी अच्छे जर्नल्स होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। इसके अलावा जो है इनकी जो इंडेक्स है, यानी ये किसी भी इंटरनेशनल जो जर्नल या डेटाबेस है उसके साथ ये अटैच नहीं होते। बी कैटेगरी जो है ये सबसे लो कैटेगरी है, और ये स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, बट जो टीचर्स हैं या जिन्होंने प्रमोशन करवानी होती है, जिन्होंने पीएचडी का वाइवा देना होता है, उनके लिए ये जनरल कैटेगरी जो है वो जी कैटेगरी इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, क्योंकि इसकी बेस पे ना तो प्रमोशन होती है, ना ही जो है वो पीएचडी वालों का वाइवा होता है। तो जो जी कैटेगरी जर्नल है ये सबसे लो कैटेगरी जर्नल है। इसमें एक तो एक्सपर्ट से जो है वो रिव्यू भी नहीं करवाना होता है इंटरनेशनली एक्सपर्ट से, और दूसरा ये होता है कि कोई भी इंटरनेशनल जो इंडेक्स है उसमें जो है इसकी रिकॉग्नाइजेशन लाजमी नहीं है, यानी किसी भी एजेंसी के साथ जो इंटरनेशनल है जैसे आईएसआई है, जैसे स्कूपर्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डाटा बेसिस हैं, उनके साथ एल्सवेयर है, उनके साथ इसकी जो है वो इंडेक्स अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं है तो ये जी कैटेगरी में होगा। यानी वाई कैटेगरी में आपको शिफ्ट करने के लिए एटलीस्ट किसी जो इंटरनेशनल इंडेक्स है जर्नल्स की डेटाबेस की, उनके साथ आपको जो है वो अपना जर्नल रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है और जर्नल साइटेशन रिपोर्ट क्या होती है। बेसिकली जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, इम्पैक्ट फैक्टर्स बेसिकली मेजर करते हैं कि एक आर्टिकल जो किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है वो एक साल में कितनी दफा उसको डिफरेंट आर्टिकल्स में साइट किया गया है। हम लोग जब आर्टिकल डाउनलोड करते हैं और उसे अपने थीसिस या आर्टिकल में साइट करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं रेफरेंस बनाते हुए कि इस आर्टिकल को कितने कितने जो है वो डिफरेंट आर्टिकल्स में थीसिस में साइट किया गया है। तो जो अच्छे जर्नल्स होते हैं उनके हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आर्टिकल साइट किए जाते हैं। उनका एक एक आर्टिकल 100 टाइम 1000 टाइम साइट किया जाता है। तो ऐसे जर्नल जिनके आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा साइट किया जाता है डिफरेंट आर्टिकल डिफरेंट थीसिस में, उनको इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स कहा जाता है। यानी ऐसे जर्नल्स जिनकी साइटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं वो फिर रैंकिंग वाइज चले जाते हैं। फिर हर साल जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स जो है वो एक लिस्ट जो है वो इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडेक्स की तरफ से जो है वो अपलोड की जाती है, या गूगल पे वेबसाइट्स पे भी मिल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि टॉप रैंकिंग जर्नल्स कौन से हैं जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है और जिनकी सबसे ज़्यादा साइटेशन जो है वो डिफरेंट आर्टिकल डिफरेंट थीसिस में रिपोर्ट की जाती है। हम जब भी कोई इंटरनेशनल जर्नल देखते हैं पब्लिश करवाने के लिए, आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए, तो उस जर्नल का नाम जो है वो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट में लिख के सर्च करते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है या नहीं, और इसके अलावा ये अच्छा जर्नल है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स या बहुत सारी लोग फेक वेबसाइट्स बना के ये शो करवा रहे होते हैं कि उनका जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर है, वो बेसिकली स्कैम होते हैं और फ्रॉड हो रहा होता है। तो ऐसे में भी अगर आप कोई इंटरनेशनल आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि आपने जो है वो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट जो है उसमें लाजमी एक दफ़ा देखना होता है कि क्या ये आर्टिकल उसमें फॉल करता है या नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जर्नल सिलेक्शन फॉर पब्लिकेशन। ये बहुत अहम है, हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि हम हमारे लिए कौन सा जर्नल सुटेबल है। तो दो तरह के बेसिकली जर्नल्स हैं जिनमें हम लोग अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। एक है ऐसे जर्नल जो सोशल साइंसेज में आते हैं और दूसरे ऐसे जर्नल्स हैं जो मेडिकल में आते हैं। साइकोलॉजी वाले जो हैं वो इन दोनों जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हैं, बट मेडिकल जो जर्नल्स हैं उनमें ये कंडीशन है कि आपके वेरिएबल्स या आपकी पॉपुलेशन रिलेटेड हो मेडिकल से, जैसे आपके कैंसर पेशेंट्स हैं, आपके एचआईवी पेशेंट्स हैं,
आपके जो है वो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ऐसी पॉपुलेशन जो टर्मिनल डिजीज या मेडिकल डिजीजेज में आ रही है, अगर आपकी पॉपुलेशन ऐसी है या आपके वेरिएबल डॉक्टर या नर्सिस हैं, यानी डायरेक्टली आपकी लिंक जो है पॉपुलेशन जो है वो आपकी मेडिकल रिलेटेड है, तो फिर आप मेडिकल जर्नल्स में टारगेट करेंगे। मैं प्रेफर करता हूँ कि मेडिकल जर्नल में पेपर पब्लिश करवाए जाए, क्योंकि एक तो वो जल्दी पेपर पब्लिश करते हैं, दूसरा जो है उनके इश्यूज, यानी वो साल में 4-4 दफा पेपर पब्लिश कर रहे थे, जबकि सोशल साइंसेज के ज्यादातर जर्नल का जो इशू है वो साल में 2 आते हैं। हम इशू और वॉल्यूम की भी बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो एक साल में जो एक जर्नल जो है वो अपने आर्टिकल पब्लिश करता है, उसे वॉल्यूम कहा जाता है। फिर वॉल्यूम के अंदर इश्यूज आते हैं। अब हर जर्नल जो है वो साल में 4 इशू या 2 इशू या 1 इशू जो है वो पब्लिश करता है। अब फर्ज करें कि एक जर्नल क्वार्टरली है, तो उसने साल में 4 इशूज अपने देने हैं, यानी एक इशू में उसके 10 आर्टिकल पब्लिश होंगे, फिर दूसरा इशू जो है उसका आएगा 4 माह बाद, उसमें 10 आर्टिकल होंगे, तो इस तरह करके उसने जो है वो साल में 40 आर्टिकल पब्लिश करने हैं। और एक जर्नल है जो बाय एनुअली है, यानी उसके साल में दो 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 इश्यूज आते हैं साल में। फिर हम कोई बात सर हो ये जी सर, वॉल्यूम एंड इशू का मुझे समझ नहीं आ रही है, प्लीज दोबारा बता दें। मैं बता देता हूँ। देखिए, हर जर्नल जो है वो साल में एक वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, वॉल्यूम बड़ा है, हर साल उसका एक वॉल्यूम आता है। अब वॉल्यूम के अंदर उनके इश्यूज होते हैं कि साल में उसने 4 इश्यूज देने हैं या 2 इश्यूज देने हैं या 1 इश्यू देना है। अगर एक इशू है तो उसे एनुअली कहा जाता है कि जर्नल एनुअली बेस पे पेपर पब्लिश करता है, यानी साल में उसका एक ही इशू आएगा, उसमें उन्होंने 15 आर्टिकल पब्लिश करने हैं या 20 आर्टिकल पब्लिश करने हैं या 10 करने हैं या 50 करना है। फिर कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जिनके इश्यूज होते हैं बाय एनुअली, यानी साल में 2 आने हैं, एक दफा जनवरी में आएगा, दूसरी दफा वो अगस्त या सितंबर में देंगे या जुलाई में देंगे। इस तरह करके उनके साल में 2 इश्यूज आते हैं। कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जिनके साल में 4 इशू आते हैं, जैसे डोगर साहब का जर्नल है, जर्नल ऑफ पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी, JPPS के नाम से। इनके साल में 4 इशू आते हैं। ये साइकेट्री का जर्नल है, मेडिकल और साइकोलॉजी के पेपर यहाँ पब्लिश होते हैं, तो इनके साल में 4 इशू आते हैं। यानी अगर ये एक इशू में 10 आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो ये साल में 40 आर्टिकल पब्लिश करेंगे। तो जब हम लोग आर्टिकल पब्लिश कर रहे होते हैं तो तब हम लोग ऐसे जर्नल्स देखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा जो है, ज्यादा से ज्यादा जो आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, उससे हमें फायदा ये होता है कि हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाता है। फिर जो इशू जिनके 4 आते हैं, डेफिनेटली उनका, अगर आपका एक इशू में आपका आर्टिकल मिस हुआ है तो 4 माह बाद उनके दूसरे इशू में आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर क्वार्टरली वाला नहीं है और आपका बाय एनुअली वाला, यानी साल में 2 इशू आने, तो आपको फिर एक पेपर पब्लिश करवाने के लिए 6 माह वेट करना पड़ेगा, यानी 6 माह बाद उनका इशू आएगा और आपको उसमें पेपर पब्लिश करवाना पड़ेगा। इसी तरह अगर एनुअली है, यानी साल में एक इशू आता है, तो फर्ज करें कि इस साल में आपने आर्टिकल वहां भेज दिया ऐसे जर्नल में जिसका एनुअली है, साल में एक ही इशू आना है, तो क्या होगा कि आपका इस साल पेपर पब्लिश नहीं हुआ, तो उस जर्नल में आपको पेपर पब्लिश करवाने के लिए एक साल अगला भी वेट करना पड़ेगा, उसमें फिर आपका जाके पेपर पब्लिश होगा, जिस तरह आपको 2 साल लगेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा जर्नल जो है वो टारगेट किया है जिसमें इशू ज्यादा है, यानी एक अभी पेपर पब्लिश होता तो 4 माह बाद पब्लिश होगा, 4 माह बाद नहीं तो 8 माह बाद पब्लिश हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा ड्यूरेशन में आपका पब्लिश नहीं होगा। इसी तरह कुछ ऐसे जर्नल्स भी हैं जो मंथली बेस्ड हैं, उनका हर मंथ इशू आता है और हर मंथ वो 10-10, 15-15 आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। ऐसे इशूज ज्यादा होते हैं कि उनमें आपका जल्दी पेपर पब्लिश हो जाए, अच्छे जर्नल्स होते हैं। और दूसरा ये होता है कि मैं प्रेफर करता हूँ मेडिकल जर्नल्स को, उनमें बायसनेस नहीं होती। जो साइकोलॉजी के या सोशल साइंसेज के जर्नल्स हैं ये थोड़ा बायस होते हैं, ये पेपर पब्लिश करवाते हुए थोड़ा थोड़ा ये भी देखते हैं पेपर किसका पब्लिश हो रहा है, उसके अलावा जो है वो प्रॉब्लम किसको आ रही है। ऐसे इश्यूज जो है हम लोग देख रहे होते हैं कि हमने मेडिकल वालों में करवाना है, मेडिकल वाले थोड़े बायस नहीं होते, जबकि जो दूसरे जर्नल्स हैं सोशल साइंसेज के, स्पेशली साइकोलॉजी के, ये काफी हद तक बायस होते हैं और ये इशू भी कर रहे होते हैं पेपर पब्लिश करने के लिए। तो अवॉइड करना चाहिए ऐसे में, स्पेशली जब आपकी जो है वो पॉपुलेशन, जो आपके वेरिएबल्स हैं मेडिकल रिलेटेड, यानी आपने पॉपुलेशन ली हुई है कैंसर पेशेंट्स की, आपने HIV, जैसे फिर आपका HIV का है, तो आप अगर अच्छे मेडिकल जर्नल्स में भेजेंगे, एक तो मेडिकल के जर्नल्स मिनिमम X और W कैटेगरी में है, जबकि जो
साइकोलॉजी के जर्नल है, सोशल साइंस के जर्नल है, ये वाई या एक्स कैटेगरी में है। हैरत की बात है कि पाकिस्तान का कोई भी साइकोलॉजी का जर्नल या सोशल साइंसेज का जर्नल जो है वो डब्ल्यू कैटेगरी में नहीं है। सिर्फ 2 जर्नल्स हैं जो एक्स कैटेगरी में है और वो भी पेपर 3-3 साल बाद पब्लिश करते हैं। तो अब अगर हमें पब्लिकेशन जल्दी चाहिए और हमारे वेरिएबल्स या हमारी पॉपुलेशन भी मेडिकल की हो, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल जर्नल्स को प्रमोट करते हैं। फिर हम आपके लिए अपॉर्चुनिटी जैसे JPPS है, जर्नल ऑफ पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी, यहाँ पेपर पब्लिश हो सकता है। इसी तरह और मेडिकल के बहुत सारे अच्छे जर्नल्स हैं, कुछ इम्पैक्ट फैक्टर भी जर्नल्स हैं, उनको भी आप टारगेट कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपके मेडिकल्स की आपके रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है, आपकी पॉपुलेशन मेडिकल रिलेटेड नहीं है, तो फिर आप जाते हैं सोशल साइंसेज या साइकोलॉजी के जर्नल। साइकोलॉजी का जो सबसे अच्छा जर्नल है वो है PJPR, पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी का सबसे अच्छा जर्नल है। तो इस तरह के जर्नल अब तो वो भी क्वार्टरली आ गया, उनके भी साल में 4 इश्यूज आते हैं और इस तरह उनके भी नंबर ऑफ पब्लिकेशन ज़्यादा हो गई हैं। बट ये पेड जर्नल है, इसकी टोटल आपको 10 से 1000 तक फीस पे करनी पड़ेगी पब्लिकेशन के लिए। बाकी जो जर्नल साइकोलॉजी के हैं वो 1-1 साल 2-2 साल लेते हैं, फिर उसके बाद पेपर पब्लिश होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मेडिकल जर्नल्स में आप जो है वो पेपर पब्लिश करवाएं। जर्नल सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, आप आर्टिकल देखते हैं कि जिस तरह के आपके वेरिएबल्स हैं, क्या इस तरह के वेरिएबल उन्होंने पहले पेपर पब्लिश किया हुआ या नहीं किया। उसके बाद उसकी HEC रिकॉग्नाइज वो है या नहीं, अगर HEC रिकॉग्नाइज है तो वो किस कैटेगरी में है। फिर जो है वो जर्नल कितने अरसे बाद रिव्यू करके पेपर पब्लिश करता है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है वो लाजमी देखी जाती हैं। ये देखा जाता है कि ये एक्स कैटेगरी आप हमेशा रिकमेंड करें एक्स कैटेगरी को, या मिनिमम भी वाई कैटेगरी ठीक है, इससे नीचे सी कैटेगरी की तरफ ना जाए। स्टार्ट आप एक्स कैटेगरी या वाई कैटेगरी से ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप जाएं जी और ये देखें कि वो पेपर कितने अरसे में पब्लिश करता है। कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जिन्होंने आर्टिकल के ऊपर सबमिशन डेट, एक्सेप्टेंस डेट और पब्लिकेशन डेट लिखी हुई होती है, तो आपको पता चल जाता है कि ये 6 माह में पेपर पब्लिश हुआ, ये 8 माह में हुआ, या 1 साल में हुआ, या 2-2 साल लगे। ऐसे जर्नल जो जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, जल्दी पेपर पब्लिश करके देते हैं, उनको टारगेट करें। फिर उसके बाद जी